हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नर्वस मैकेनिज्म के बारे में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नर्वस मैकेनिज्म है वो ऑपरेट कैसे करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि नर्वस मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से काम करता है, बेसिकली कैसे वो बीपी एक्चुअल में रेगुलेट करता है। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा नर्वस मैकेनिज्म है इट इज रैपिड अमंग ऑल मैकेनिज्म। हमने 4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़े थे बीपी रेगुलेशन के लिए। उसमें से जो नर्वस मैकेनिज्म है वो सबसे रैपिडली मतलब सबसे फास्ट काम करता है। अब जब भी प्रेशर में अल्ट्रेशन होता है, मतलब जब भी हमारा जो बीपी है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो हमारा जो नर्वस मैकेनिज्म है उस प्रेशर को नॉर्मल लेवल पे लेके आता है विद इन फ्यू मिनट्स। अब आप देख सकते हो कि ये कितना फास्ट काम कर रहा है। तो इवन दो ये बहुत फास्ट काम कर रहा है लेकिन ये ऑपरेट करता है सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम कर रहा है इसीलिए हम इसको शॉर्ट टर्म रेगुलेशन बोलते हैं। अब जो हमारा नर्वस मैकेनिज्म है वो ऑपरेट करता है वेजोमोटर सिस्टम के थ्रू। अब वेजोमोटर सिस्टम क्या है हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। यूजुअली हम ये टॉपिक स्किप कर देते हैं बट ये हमारा बेसिक है। अगर हमको वेजोमोटर सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो हम जो उसका रेगुलेशन है, बीपी का जो रेगुलेशन है नर्वस मैकेनिज्म के थ्रू जो होता है, हम उसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए वेजोमोटर सिस्टम अच्छे से पढ़िए आप। तो वेजोमोटर सिस्टम के अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं। पहला है वेजोमोटर सेंटर, दूसरा है वेजोकंस्ट्रिक्टर फाइबर और तीसरा है वेजोडाइलेटर फाइबर। जो फर्स्ट है वेजोमोटर सेंटर, उसके अंदर भी 3 एरियाज आते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया, वेजोडाइलेटर एरिया और सेंसरी एरिया। वेजोमोटर सिस्टम में जो पहला कंपोनेंट आता है वो है वेजोमोटर सेंटर। जो वेजोमोटर सेंटर है वो सिचुएटेड होता है मेडुला ओब्लंगाटा और लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स में। वहाँ पे जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है उसके बायलैटरली सिचुएटेड होता है, मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड प्रेजेंट होता है। जिनको रेटिकुलर फॉर्मेशन नहीं पता तो सिर्फ इतना समझ लो, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं हमारे ब्रेन में वो कोलैटरल फॉर्म करते हैं हमारे ब्रेन स्टेम में और वहाँ पे एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं न्यूरॉन्स का, उसी को हम रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं। सिचुएशन इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कि मेडुला ओब्लंगाटा और लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स में हमारा जो वेजोमोटर सेंटर है वो सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट जो 3 एरियाज हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहला जो एरिया है वो वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया है। वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया को हम प्रेशर एरिया भी बोलते हैं और जो ये एरिया है वो फॉर्म करता है लैटरल पोर्शन ऑफ वेजोमोटर सेंटर। तो सपोज ये हमारा वेजोमोटर सेंटर है तो इसका जो लैटरल पोर्शन होगा वो हमारा वेसोकंस्ट्रिक्शन एरिया बनाता है। अब नाम में ही वेसोकंस्ट्रिक्टर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्लड वेसल का वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा, मतलब ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन करवाने वाला है। तो ये कैसे करवाता है, तो ये एरिया ना इंपल्स सेंड करता है ब्लड वेसल के पास में। ब्लड वेसल के पास में इंपल्स कौन लेके आएगा, नर्व फाइबर्स लेके आएंगे। तो जो भी नर्व फाइबर्स वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया से ब्लड वेसल के पास इंपल्स लेके आ रहे हैं उनका हमने स्पेशल नामकरण किया है वेसोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स। ठीक है, अब जो इंपल्स आई है वो इंपल्स क्या करेगी, वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगी हमारे ब्लड वेसल का। हमको पता है जब ब्लड का मतलब जो भी ब्लड वेसल है उसका वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, मतलब ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन है उसका जो डायमीटर है वो कम हो रहा है, तो जो हमारा बीपी है वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो है वेजोडाइलेटर एरिया। वेजोडाइलेटर एरिया को हम डिप्रेशन एरिया भी बोलते हैं और ये जो है ये फॉर्म करता है मीडियल पोर्शन ऑफ वेजोमोटर सेंटर। ठीक है, अब वेजोडाइलेटर एरिया जो है वो डायरेक्टली ब्लड वेसल का डायलेटेशन नहीं करवाएगा, वो इनडायरेक्टली काम करता है। तो वो क्या करता है, वो क्या करेगा, सप्रेस कर देगा हमारे वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया को, मतलब हमारे वेजोकंस्ट्रिक्टर जो एरिया है उसको ही इनहिबिट कर रहा है। वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया का काम क्या था, वो ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन करवा रहा था और बीपी को इंक्रीज करवा रहा था। ये क्या करेगा, ये बीपी को डिक्रीज करेगा, लेकिन कैसे, तो वेसोकंस्ट्रिक्शन एरिया को डिप्रेस कर देगा, उसको सप्रेस कर देगा, उसको इनहिबिट कर देगा। अगर हमारा वेसोकंस्ट्रिक्शन एरिया ही इनहिबिट हो गया है तो क्या होगा, हमारी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगी तो बीपी इंक्रीज नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वेसोडाइलेटेशन होगा। और वेसोडाइलेटेशन हो रहा है तो बीपी क्या होगा, कम हो जाएगा।
अब नेक्स्ट जो है वो है सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस में होता है और वो सिचुएटेड होता है पोस्टीरियर लैटरल पार्ट ऑफ मेडुला ओब्लंगाटा एंड पॉन्स। ठीक है, अब नाम में ही तुम समझो सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया क्या करेगा, सेंस करेगा किसको, बीपी को। ठीक है, तो ये एरिया क्या करता है, सेंसरी इंपल्स को रिसीव करता है। कैसे, तो जो हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है और जो वेगल नर्व है, मतलब 9th और 10th क्रीनियल नर्व है, वो इंपल्स लेके आ रही है हमारे सेंसरी एरिया के पास में। कहाँ से, तो जो बैरो रिसेप्टर है, और यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट जो कीमो रिसेप्टर हमारे बॉडी में होते हैं, ये दोनों रिसेप्टर से ये दोनों नर्व जो है सेंसरी एरिया के पास इंपल्स लेके आती है जब भी हमारा बीपी में अल्ट्रेशन होता है, मतलब जब भी हमारा बीपी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये दोनों नर्व हमारे सेंसरी एरिया के पास जो इम्पल्स है वो लेके आएंगी। ठीक है, अब सेंसरी एरिया का काम क्या है, तो ये कंट्रोल करता है वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया और वेसोडाइलेटर एरिया को। ठीक है, जब भी हमारा बीपी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उस हिसाब से इम्पल्स आएंगे हमारे सेंसरी एरिया के पास में, और हमें क्या करना है, हमें बीपी इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो रेगुलेट करवाएगा हमारा सेंसरी एरिया। कैसे, तो ये दोनों एरिया को कंट्रोल करके। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा वेजोमोटर सिस्टम में, वो है वेजोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स। वेजोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स जो है वो बिलोंग करते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो डिवीजन होते हैं, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक डिवीजन है उसी को बिलोंग करता है वेजोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स। वेजोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स क्या करवाते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जो भी नर्व फाइबर्स वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया से ब्लड वेसल के पास इंपल्स लेके जाते हैं उसी को हम वेसोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स बोलते हैं। अब जो है इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे सिंपैथेटिक डिवीजन में होता है उसको हम नॉन एड्रेनलिन बोलते हैं, और इसी न्यूरोट्रांसमिशन की वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है। अब जो वेजोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे बीपी रेगुलेशन के लिए एज कम्पेयर टू वेजोडाइलेटर फाइबर्स। अब वेजोमोटर टोन समझते हैं। तो वेजोमोटर टोन क्या है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वेजोकंस्ट्रिक्टर सेंटर थ्रू वेजोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स। अब वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया जो है, एरिया बोल लो सेंटर बोल लो एक ही बात है। तो जो हमारा वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया है वहाँ से इम्पल्स जाते हैं हमारे ब्लड वेसल के पास में, और फिर क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल नैरो हो जाता है, मतलब वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है बेसिकली। ठीक है, ये नॉर्मल काम है हमारे वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया का। लेकिन वेजोमोटर टोन क्या है, बेसिकली ये जो सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर कंटिन्यूअसली हमारे ब्लड वेसल के पास में इम्पल्स सेंड करता है। तुम खुद सोचो, ये एरिया से कंटिन्यूअसली इम्पल्सेस जा रहे हैं तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली हमारे ब्लड वेसल में कंस्ट्रिक्शन रहेगा, पार्शियली कंस्ट्रिक्शन रहेगा। इवन इन नॉर्मल रेस्ट कंडीशन देयर विल बी कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, दिस इज व्हाट वेजोमोटर टोन इज। ठीक है, वेजोमोटर टोन क्या है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज है इम्पल्स का, कहाँ से, वेजोकंस्ट्रिक्टर सेंटर से। किसके थ्रू, वेजोकंस्ट्रिक्टर फाइबर्स के थ्रू। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, जब ये एरिया स्टिमुलेट होता है तब जाके इम्पल्स जाते हैं, लेकिन जब ये एरिया स्टिमुलेट नहीं भी है तो भी जो पार्शियली इम्पल्स जा रहे हैं कंटिन्यूअसली और वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं उसी को हम वेजोमोटर टोन बोलते हैं। ठीक है, तो वेजोमोटर टोन क्या करता है, रेगुलेट करता है प्रेशर। कैसे, तो बाय प्रोड्यूसिंग कांस्टेंट पार्शियल स्टेट ऑफ कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। तुम खुद समझो, अगर हमारे ब्लड वेसल्स में पार्शियल कंस्ट्रिक्शन रहेगा तो हमारा बीपी भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, नॉर्मल भी क्या करता है, जब कंस्ट्रिक्शन होता है तो बीपी इंक्रीज करने का काम करता है, लेकिन अगर ये स्टिमुलेट नहीं भी है तो भी कंटिन्यूअसली सिग्नल्स जा रहे हैं, इम्पल्स जा रहे हैं। अगर कंटिन्यूअसली इम्पल्स जा रहे हैं तो बीपी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, यही काम है हमारा वेजोमोटर टोन का। अब जो वेजोमोटर टोन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एट्रियल ब्लड प्रेशर के। इसको हम सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्टर टोन भी बोलते हैं और सिंपैथेटिक टोन भी बोलते हैं। अब जो लास्ट कंपोनेंट है हमारे वेजोमोटर सिस्टम में वो है वेजोडाइलेटर फाइबर्स। वेजोडाइलेटर फाइबर्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक वेजोडाइलेटर फाइबर्स, दूसरा है सिंपैथेटिक वेजोडाइलेटर फाइबर्स, और नेक्स्ट है एंटीड्रोमिक वेजोडाइलेटर फाइबर्स। अब जो पैरासिम्पैथेटिक वेजोडाइलेटर फाइबर्स हैं वो ब्लड वेसल का डायलिटेशन करवाते हैं। कैसे, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाते हैं एसिटाइलकोलिन। अब जो सिंपैथेटिक वेजोडाइलेटर फाइबर्स हैं ये वेजोडाइलेटेशन का काम करते हैं कुछ सर्टेन एरियाज में। कैसे, तो ये भी एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करवाते हैं और फिर वेजोडाइलेटेशन करवाते हैं।
इन फाइबर्स को हम सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर भी बोलते हैं या फिर सिंपैथेटिक वेसोडाइलेटर फाइबर्स भी बोलते हैं। अब जो ये फाइबर्स हैं ये सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल ऑफ स्केलेटन मसल, मतलब स्केलेटन मसल के जो ब्लड वेसल हैं उनको ये सप्लाई करते हैं। ये फाइबर्स आर इम्पॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो, मतलब ये ब्लड फ्लो इंक्रीज करने का काम करते हैं। कहाँ पे? मसल्स में, बाय वेसोडाइलेटेशन। मतलब आपको पता है अभी ये जो ब्लड वेसल हैं जो स्केलेटन मसल को सप्लाई कर रही हैं उनको ही ये फाइबर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइबर्स क्या करवाते हैं? वेसोडाइलेटेशन करवाते हैं। वेसोडाइलेटेशन की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है हमारे मसल में। और ये कब काम आता है? जब एक्सरसाइज वाली कंडीशन होती है या जब भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, बॉडी में नहीं एक्चुअली में मसल में, जब भी हमारी ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है तब ये जो सिंपैथेटिक वेसोडाइलेटर फाइबर्स हैं वो काम आते हैं। अब नेक्स्ट जो है एंटीड्रोमिक वेसोडाइलेटर फाइबर्स, तो ये समझते हैं। तो क्या होता है? इम्पल्सेस प्रोड्यूस बाय क्यूटेनियस रिसेप्टर, सपोज पेन रिसेप्टर पासेस थ्रू सेंसरी नर्व फाइबर्स। बेसिकली क्या होता है? सपोज ये क्यूटेनियस रिसेप्टर या फिर हम बोल सकते हैं मैकेनो रिसेप्टर, जो भी हमारे स्किन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो क्या होता है? इम्पल्स जनरेट होती है तो वो सेंसरी नर्व उसको लेके जाए। इसको हम डायग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सपोज ये मेरी हैंड है, ठीक है, ये मेरा हैंड है, यहाँ पे ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया तो क्या होगा? ये नर्व के थ्रू इम्पल्सेस ऊपर ब्रेन तक जाने चाहिए, बट एक्चुअल में क्या होता है? सम इम्पल्सेस पासेस थ्रू अदर ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन इन अपोजिट डायरेक्शन एंड रीच द ब्लड वेसल। अब क्या होता है? ये जो नर्व है इसको ऊपर ब्रेन तक जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि कुछ जो अलग ब्रांचेस है ना एक्सॉन के, उसके थ्रू वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। मतलब इस डायरेक्शन में जाने की बजाय वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और सप्लाई करता है हमारे ब्लड वेसल को, ठीक है। अब ये सप्लाई करेंगी, ये जो ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करेगी ब्लड वेसल को, और ये जो ब्रांचेस ब्लड वेसल को सप्लाई कर रही है वो उसको डायलेट करवा देंगी, ठीक है। तो जो ये नर्व फाइबर्स के थ्रू ये जो इम्पल्स वापस आया है अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस ब्लड वेसल का डायलिटेशन करवा देंगी, ठीक है। ये ऐसा डायलिटेशन हो जाएगा, ब्लड का जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके थ्रू क्या होगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी को हम एंटीड्रोमिक एक्सॉन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। सो आज की वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा वेसोमोटर सिस्टम के बारे में और उसके तीनों कंपोनेंट्स के बारे में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इवन तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, बट यही बेसिक है। अगर ये आप स्किप कर देते तो आपको आगे की चीज़ें उतनी अच्छे से समझ ना आती। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो, कोई भी टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहो तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।